नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी पहल मिशन शक्ति पर बात कर रहे हैं। जी। इसका 5वां चरण अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो हमारे पास कुछ सरकारी दस्तावेज हैं जिनके आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो इरादा यही है कि इन दस्तावेजों से समझें कि ये पहल असल में क्या है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या हो रहा है और ज़मीनी हकीकत क्या हो सकती है। हाँ, और ये समझना ज़रूरी है जैसा आपने कहा कि मिशन शक्ति 5.0 सिर्फ एक सरकारी घोषणा भर नहीं है। अच्छा। मतलब इन दस्तावेजों को देखकर लगता है कि ये एक मल्टी लेयर्ड कार्यक्रम है। इसमें पुलिसिंग भी है, जागरूकता अभियान भी हैं, कानूनी मदद और हाँ, समुदाय को जोड़ने की बात भी है। तो इन स्रोतों से हमें उम्मीद है इसके अलग-अलग हिस्सों को और वो कैसे जुड़े हैं, ये समझने में मदद मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहले ये 5वां चरण शुरू कब हुआ? दस्तावेज बताते हैं 22 सितंबर 2025 को, शारदीय नवरात्रि के समय। हाँ, नवरात्रि के मौके पर। और ये 1 महीने चलेगा। फोकस वही है, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, सशक्तिकरण। और मुख्यमंत्री ने खास तौर पर कहा है कि सारे विभाग मिलकर काम करें, पुलिस की सक्रियता बढ़े। जी, सक्रियता पर जोर है। तो पुलिसिंग के मोर्चे पर क्या हो रहा है? क्या कुछ खास है इसमें? हाँ, कुछ बातें हैं। एक तो पुलिस की पैदल गश्त, उसे बढ़ाने की बात है। अच्छा। और जो इमरजेंसी गाड़ियां हैं, PRV 112, वो पूरी तरह सक्रिय रहें। मतलब कोशिश ये है कि पुलिस दिखे सड़कों पर, मोहल्लों में। विजिबल पुलिसिंग जैसे कि। विजिबल पुलिसिंग, हाँ। लेकिन एक और बात है यहाँ, जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें भी फील्ड में जाने को कहा गया है। ओह अच्छा, मतलब बड़े अफसर भी। हाँ, नियमित रूप से गश्त में शामिल हों, लोगों से सीधे बात करें। अब देखिए, ये सिर्फ दिखावा है या वाकई इससे कुछ फर्क पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। सही बात है। पर सोच शायद ये है कि इससे पूरी फोर्स में एक संदेश जाए, जवाबदेही बढ़े और शायद पुलिस और जनता के बीच जो भरोसे की कमी है वो कुछ कम हो। और इसी से जुड़ी हुई महिला हेल्पलाइन 1090 की बात भी है कि वो पूरी तरह ऑपरेशनल रहे। बिल्कुल, उसे पूरी तरह ऑपरेशनल रखना और हर कॉल पर तुरंत एक्शन, मतलब रिस्पॉन्स टाइम तेज हो। ये तो बहुत जरूरी है किसी भी हेल्पलाइन के लिए। यकीनन, अगर भरोसा ही नहीं होगा कि फोन उठाने पर मदद मिलेगी तो लोग कॉल क्यों करेंगे। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं महिला पुलिस बल पर। इसका जिक्र काफी है दस्तावेजों में, आंकड़े भी बड़े हैं। हाँ, आंकड़े वाकई ध्यान खींचते हैं। क्या आंकड़े हैं? करीब 44,177 महिला पुलिसकर्मी, इन्हें 57,000 ग्राम पंचायतों और 14,000 शहरी वार्डों में तैनात करने की बात है। 44,000 से ज्यादा, ये एक बहुत बड़ी संख्या है ना? ये दिखाता है कि स्ट्रैटेजी के तौर पर महिला पुलिसकर्मियों को काफी अहम माना जा रहा है। और शायद सोच ये है कि उनकी मौजूदगी से महिलाएं खासकर ज्यादा सहज महसूस करेंगी अपनी बात कहने में। हाँ, और ये सिर्फ तैनाती नहीं है। दस्तावेज कहते हैं कि ये महिला अधिकारी सिर्फ ड्यूटी पर नहीं है। अच्छा, और क्या कर रही हैं? वो समुदायों में जा रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बता रही हैं, सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी दे रही हैं। मतलब एक तरह से डायरेक्ट आउटरीच और जागरूकता। बिल्कुल मिला जुला प्रयास है। और त्योहारों के समय जहां भीड़ होती है वहां इनकी खास तैनाती होगी। और एंटी रोमियो स्क्वाड को भी मजबूत करने का जिक्र है। हाँ, एंटी रोमियो स्क्वाड, ये पहले भी चर्चा में रहे हैं। जी इनका काम है पब्लिक प्लेस में छेड़छाड़ रोकना। जी। तो इनको मजबूत करने का मतलब है कि इस तरह की घटनाओं पर ज्यादा फोकस है। और यहाँ भी महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका अहम हो जाती है। जैसा हमने कहा, महिलाएं शायद उनसे ज्यादा आसानी से बात कर पाती हैं और उनकी मौजूदगी से शायद माहौल भी सुरक्षित महसूस होता है। तो पुलिसिंग तो एक बड़ा हिस्सा हो गया, हम्म। लेकिन सिर्फ यही नहीं है ना, जागरूकता और कानूनी मदद पर भी जोर है। हाँ, बिल्कुल। पुलिसिंग के अलावा भी चीजें हैं, जैसे स्कूलों और कॉलेजों में छोटी फिल्में दिखाने की बात है। किस बारे में? वही महिला सुरक्षा, लैंगिक समानता, साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकार, इन सब विषयों पर। ये तो अच्छा कदम है, मतलब युवाओं तक पहुंचना। हाँ, कोशिश तो यही लगती है। अगर यंग जनरेशन को सेंसिटाइज किया जा सके तो शायद लॉन्ग टर्म में फायदा हो। ये एक तरह से प्रिवेंटिव अप्रोच है, सिर्फ प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन लेना नहीं। और कानूनी मदद का क्या? एक खास बात यह है कि जो महिलाएं जेलों में बंद हैं, उन्हें उनके अधिकारों के लिए कानूनी सहायता देने की बात कही गई है। ये जरूरी है, अक्सर उन्हें अपने राइट्स पता नहीं होते। बिल्कुल, न्याय तक पहुंच बनाने की कोशिश है। और शहरों में एक और चीज है, पिंक बूथ, नगर निगमों में। पिंक बूथ, ये क्या है? मतलब इनका काम क्या होगा? स्रोत बताते हैं कि ये एक तरह के हेल्प सेंटर होंगे, खासकर महिलाओं के लिए।
शायद शिकायत दर्ज कराने से लेकर सरकारी योजनाओं की जानकारी या दूसरी मदद सब एक जगह मिले। अच्छा, मतलब वन स्टॉप सेंटर जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही, ताकि महिलाओं को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़ें, एक सेफ और कंफर्टेबल माहौल मिले। और समुदाय को जोड़ने की बात भी थी। हाँ, जिला स्तर पर जो महिला और बाल विकास समूह हैं, उनको कहा गया है कि वो कार्यक्रम आयोजित करें। मतलब ये सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, कोशिश है कि लोकल कम्युनिटी भी जुड़े। क्योंकि जब समुदाय जुड़ता है तो किसी भी पहल की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब आते हैं एक्शन वाले पार्ट पर। अपराधियों पर कार्रवाई। एंटी रोमियो स्क्वाड को तेजी और सख्ती से कार्रवाई करने को कहा गया है। हाँ, बचाव और जागरूकता अपनी जगह, लेकिन अपराध हो तो सख्त एक्शन भी, ये संदेश है। लेकिन इसमें कोई संतुलन की बात भी है। हाँ, दस्तावेज कहते हैं कि कार्रवाई संवेदनशीलता से हो और सिर्फ वास्तविक दोषियों पर हो। ये शायद इसलिए लिखा गया है ताकि किसी तरह का मिसयूज ना हो। हाँ, ये जरूरी है। और साथ ही महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं, उनके मुकदमों की सुनवाई तेज हो, मतलब फास्ट ट्रैक ट्रायल, और बेहतर कानूनी पैरवी, ताकि न्याय जल्दी मिले। सरकार का जीरो टॉलरेंस वाला रवैया बार बार दिखता है इसमें। जीरो टॉलरेंस, ठीक है। ये तो हुई 5वें चरण की बातें। लेकिन जैसा हमने कहा, ये पहले भी चल रहा था। पिछले चरणों के कुछ आंकड़े भी दिए हैं। हाँ, आंकड़े क्या कहते हैं पिछले चरणों के? आंकड़े तो काफी प्रभावशाली लगते हैं। जैसे पिछले चरण में 3.44 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए। 3.44 लाख? हाँ। और दावा है कि इनसे 2.03 करोड़ से ज्यादा महिलाओं तक पहुंच बनी। 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं? ये तो बहुत बड़े आंकड़े हैं। बिल्कुल। उस समय 27,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी तैनात थीं, और अब ये संख्या 44,000 से ज्यादा हो गई है। तो महिला पुलिसकर्मियों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। ये एक कंसिस्टेंट फोकस दिखता है। और पिछले चरणों में कुछ खास ऑपरेशन भी चलाए गए थे। उनके नाम बड़े दिलचस्प हैं। अच्छा, जैसे ऑपरेशन गरुड़, ये साइबर अपराधियों के खिलाफ था। ओके, साइबर क्राइम पर फोकस। फिर ऑपरेशन बचपन, इसमें 2,857 बच्चों को बचाया गया और 22 अपराधी पकड़े गए। बच्चों का बचाव। एक ऑपरेशन मजनू भी था। इसमें गैर कानूनी कामों में लगे 74,000 से ज्यादा युवाओं पर कार्रवाई हुई। 74,000 युवा? किस तरह की गैर कानूनी गतिविधियां, ये बताया है? ज्यादा डिटेल नहीं है, बस गैर कानूनी गतिविधियां लिखा है। फिर ऑपरेशन नशा मुक्ति, नशे के मामलों में 40,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां। नशा मुक्ति भी? हाँ। और ऑपरेशन रक्षा, ये होटलों और पबों में अवैध गतिविधियों के लिए था। और ऑपरेशन ईगल, इसमें 7,000 से ज्यादा अपराधी पकड़े गए। बाप रे, ये ऑपरेशनों की लिस्ट तो काफी लंबी और विविध है ना? इससे एक बात साफ होती है कि मिशन शक्ति सिर्फ छेड़छाड़ या महिलाओं पर सीधी हिंसा तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये उन चीजों पर भी निशाना साध रहा है जो शायद सीधे तौर पर महिला अपराध ना लगें, पर उनका असर महिलाओं की सुरक्षा और समाज के माहौल पर पड़ता है। जैसे साइबर क्राइम, है ना, ऑनलाइन उत्पीड़न आजकल कितना बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। या नशा अक्सर घरेलू हिंसा से जुड़ा होता है, या बच्चों का बचाव। ये सब कहीं ना कहीं महिलाओं और परिवारों से जुड़े मुद्दे हैं। तो ये एक ज्यादा होलिस्टिक, एक व्यापक अप्रोच दिखाता है। इन ऑपरेशनों का असर क्या रहा, इस पे कुछ है? देखिए, आंकड़े दिए हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने बच्चे बचाए गए, ये गतिविधि तो दिखाते हैं। पर इनका असल असर अपराध दर पर क्या पड़ा, समाज में क्या बदलाव आया, वो इन आंकड़ों से सीधे सीधे पता नहीं चलता। पर हाँ, ये जरूर पता चलता है कि पुलिस ने इन एरिया में एक्शन लिया। एक और बात सामने आ रही है इन दस्तावेजों से, वो ये कि इस मॉडल पर, मतलब यूपी के इस मॉडल पर राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान जा रहा है। अच्छा, कैसे? लिखा है कि दूसरे राज्य भी यूपी की कुछ पहले, जैसे महिला हेल्पलाइन 1090 और पिंक बूथ, इनको अपने यहाँ लागू करने का सोच रहे हैं। ये एक दिलचस्प बात है। जब दूसरे राज्य किसी मॉडल को अपनाने की सोचते हैं, तो ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि उसमें कुछ तो बात है। हाँ। मतलब उसे प्रभावी माना जा रहा है, कम से कम कुछ हिस्सों को। ये एक तरह की बाहरी मान्यता है। हालांकि कौन से राज्य हैं ये डिटेल नहीं है। अब एक आंकड़ा है परफॉर्मेंस पर, जो खासतौर पे हाईलाइट किया गया है। जी। यौन अपराधों के मामलों के लिए एक नेशनल पोर्टल है, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, ITSSO। हाँ, ITSSO। इस पोर्टल पर मामलों के निपटान, मतलब डिस्पोजल रेट में उत्तर प्रदेश 98.80% के साथ पूरे भारत में सबसे आगे है। 98.80%, ये तो लगभग 100% हुआ। हाँ, ये आंकड़ा सुनने में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली लगता है। 98.80% डिस्पोजल रेट। लेकिन इसका मतलब क्या है ठीक? देखिए, ये
समझना जरूरी है कि ये निपटान दर है, डिस्पोजल रेट है। इसका मतलब है कि पुलिस ने अपनी जांच कितनी तेजी से पूरी करके फाइनल रिपोर्ट जैसे चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में जमा की। अच्छा, ये सजा दर नहीं है, मतलब कन्विक्शन रेट। नहीं, ये कन्विक्शन रेट नहीं है। ये आंकड़ा ये नहीं बताता कि कितनों को सजा मिली। ये पुलिस की जांच पूरी करने की रफ्तार बताता है। तो ये आंकड़ा क्या दिखाता है? ये पुलिस की प्रोसीजरल एफिशिएंसी दिखाता है कि केस दर्ज होने के बाद जांच कितनी तेजी से पूरी हो रही है। स्रोत इसका क्रेडिट राज्य की सक्रिय पुलिसिंग और कम्युनिटी एंगेजमेंट को देते हैं। मामलों का जांच के स्तर पर जल्दी निपटना अच्छी बात है, क्योंकि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। पर यह पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर भी जांच के लेवल पर इतनी हाई डिस्पोजल रेट क्लेम करना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो अगर हम ये सारी जानकारी को समेटें, 5वां चरण, पिछले आंकड़े, ये ऑपरेशन, ITSO का आंकड़ा, तो मिशन शक्ति की क्या तस्वीर बन रही है? इन दस्तावेजों के आधार पर मिशन शक्ति एक बहुत व्यापक और कह सकते हैं महत्वाकांक्षी पहल दिखती है। इसमें कई चीजें एक साथ करने की कोशिश है। जैसे पुलिस की विजिबिलिटी और एक्टिविटी बढ़ाना, महिला पुलिसकर्मियों को फ्रंट पर लाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे हेल्पलाइन, ITSO, जागरूकता फैलाना, कानूनी मदद देना, और अपराधियों पर सख्ती भी। हाँ, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, जीरो टॉलरेंस की बात। और सिर्फ पारंपरिक महिला अपराध नहीं, बल्कि उनसे जुड़े दूसरे मुद्दे जैसे साइबर क्राइम, नशा, बच्चों की सुरक्षा, उन पर भी ध्यान देना एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी लगती है। और पिछले चरणों के आंकड़े और ऑपरेशन इसके स्केल को दिखाते हैं। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर काम करने की कोशिश है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पहल महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को राज्य की टॉप प्रायोरिटी बनाने का एक संगठित प्रयास दिखती है। इसमें कानून व्यवस्था, न्याय प्रक्रिया और सामाजिक जागरूकता तीनों लेवल पर काम करने की कोशिश दिख रही है। और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होना भी ये दिखाता है कि इस मॉडल में कुछ तो ऐसा है जिस पर ध्यान जा रहा है। तो इन स्रोतों से हमने मिशन शक्ति के मकसद, उसके तरीकों और कुछ हद तक प्रदर्शन को समझा, जैसा कि ये दस्तावेज बताते हैं। जी। अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। जरूर। ये दस्तावेज सरकारी पहलों, पुलिसिंग, कानूनी सख्ती, जागरूकता अभियानों की बात करते हैं। ये सब अपनी जगह जरूरी हो सकते हैं, लेकिन समाज में खासकर महिलाओं के प्रति जो सोच है, जो व्यवहार है, उसमें स्थायी और वास्तविक बदलाव लाने के लिए इन सरकारी कदमों के साथ साथ और किन गहरे सामाजिक या सांस्कृतिक बदलावों की जरूरत होगी? बहुत अहम सवाल है ये। क्या ये बदलाव सिर्फ सरकारी अभियानों से आ सकते हैं, या इसमें हमारी शिक्षा, हमारे परिवार, मीडिया और हम सब की, हर नागरिक की क्या भूमिका है? शायद इन बातों पर ये दस्तावेज सीधे तौर पर उतनी बात नहीं करते। जरूरी है। ये सोचने वाली बात है कि समस्या की जड़ें कितनी गहरी हैं और समाधान कितना बहुस्तरीय होना चाहिए।